write down about the Sheshe-Mohr theory. Next point, such non-planar strain free rings, I am repeated again, such non-planar strain free rings in which the rings carbons have normal tetrahedral angles are also possible for higher cycloalkanes. Done. I am repeated again. जिसका छूट गया वो लिख सकते हैं. Such non-planar strain free rings in which the ring carbons have normal tetrahedral angles are also possible for higher cycloalkanes. डन. लिख लिया सभी ने? यस मैम. ओके बेटा, तो इस पॉइंट में उन्होंने क्या कहा हमसे कि जितनी भी नॉन प्लेनर स्ट्रेन फ्री रिंग्स होती हैं, इट मीन्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो नॉन प्लेनर है. मीन्स वो उनका ये डिसाइड नहीं होता, ये कंफर्म नहीं होता कि वो एक ही प्लेन में रहेंगी, कि वर्टिकल पोजीशन में रहेंगी या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेंगी. वो क्या होती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो नॉन प्लेनर फॉर्म में होती हैं. और जब वो उन्होंने अपनी फॉर्म ही चेंज कर ली है तो वो स्ट्रेनलेस फ्री होती हैं, उनमें स्ट्रेन इतनी ज़्यादा नहीं रहती. ठीक है, उनमें जो स्ट्रेन होती है वो रिड्यूस हो जाती है. तो हम इन रिंग्स को क्या कह सकते हैं कि वो नॉन प्लेनर स्ट्रेन फ्री रिंग्स है, यानी कि स्ट्रेनलेस रिंग्स है वो. ठीक है, तो ये जितनी भी रिंग्स होती हैं हम इन रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी हायर साइक्लोएल्केन्स, मीन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं. और वो कार्बन एटम्स जो मेनली हम जिसकी बात कर रहे हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गया, मैं कैमरा स्विच कर देती हूँ. यहाँ पे आप दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म, दोनों की स्ट्रक्चर जो हैं आप ड्रॉ कर लो अपने नोट्स में, क्योंकि ये जो रिंग्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग ही आपके जो साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल हम कर रहे थे उसकी स्टेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस पॉसिबल हैं. ठीक है, तो आपकी बेटे ये चेयर फॉर्म है और ये बोर्ड फॉर्म है. तो आप सभी ये ड्रॉ कर लीजिए. नॉर्मली जो आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है वो कैसी होती है, ये पोजीशन की होती है. बट अब हम इनको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. किस फॉर्म में, बोर्ड फॉर्म एंड चेयर फॉर्म. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस रिंग के अंदर जो है स्ट्रेन बिल्कुल कम हो जाती है, स्ट्रेनलेस रिंग हो जाती है और इनकी स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इस वजह से हमने इसको साइक्लोहेक्सेन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म में. क्लियर है बी फॉर्म सेकेंड ईयर? यस मैम. दिखाई दे रहे बेटा सभी को? यस मैम. बेटा सभी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो. ठीक है, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म. अंकुर चौहान. यस मैम. बेटा आपको ये दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर्स? यस मैम. ओके बेटा, अगर प्रॉब्लम है किसी को बता देना मुझे. शरीफ, मुकुल, सौरभ. यस मैम. बेटा स्ट्रक्चर्स दिखाई देनी है ना, ड्रॉ कर लो. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे, रिस्पॉन्स दे दिया करो.
ओके मैम। डन। डन मैम। ओके बेटा, तो आगे भी स्ट्रक्चर यस हैं, मैम। आगे भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करो। इसमें क्या है कि आपकी वही आपकी चेयर फॉर्म है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन्स लिखे हुए हैं। इन हाइड्रोजन्स के साथ किसी के साथ ए लिखा है तो किसी के साथ ई लिखा है। ठीक है, कुछ परपेंडिकुलर हैं तो कुछ हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, कुछ बिलो द प्लेन है तो कुछ अबव द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं जिनके सामने ए लिखा हुआ है वो आपके एक्सियल हैं। ए स्टैंड्स फॉर एक्सियल बॉन्ड्स है। और जो जिनके सामने ई लिखा है एच ई, इट मीन्स वो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर पोजीशन पे होंगे वो क्या होंगे, एक्सियल, यानी कि अबव द प्लेन एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, बिलो द प्लेन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो ई है इट मीन्स हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और जो ए है दैट इज परपेंडिकुलर पोजीशन पे होगा, और एक्सियल बॉन्ड कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे, एक्सियल बॉन्ड है वो। तो यहाँ पे सभी को ऐसे ही डेजिग्नेट किया गया है। इट मीन्स जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो अबव द प्लेन होते हैं, एंड इक्वेटोरियल जो होते हैं वो बिलो द प्लेन होते हैं। क्लियर है, तो ये आप स्ट्रक्चर सभी ड्रॉ कर लो। मैम बोट फॉर्म में भी इस हाँ बेटा, ये बोट फॉर्म में भी होती है, ये चेयर फॉर्म है। मैम बोट फॉर्म में भी एच। हाँ बेटा, बोट फॉर्म में भी होते हैं, बोट फॉर्म में भी समझाऊंगी मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे तो जस्ट आपको बॉन्ड शो किए गए हैं कि एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं, इक्वेटोरियल कैसे होते हैं। डन। डन मैम। यस मैम। ओके बेटा, तो राइट डाउन द चेयर फॉर्म ऑफ द चेयर फॉर्म ऑफ cyclohexane, the chair form of cyclohexane is more stable, is more stable than boat form. The chair form is
The chair form of cyclohexane is more stable than the boat form. Done? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर बनाई है चेयर फॉर्म की, वहाँ पे अपने बोन्स की पोजीशंस देखिए कि एक्सियल बोन्स कैसे लाई करते हैं एंड इक्वेटोरियल जो हैं वो कैसे लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो लाइन लिखी दी चेयर फॉर्म की जो है वो साइक्लोहेक्सेन की वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू बोट फॉर्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम चेयर फॉर्म की बात करते हैं उसमें जो पोजीशंस होती हैं आप देख रहे हो यहाँ पे इस चेयर फॉर्म में आपका जो है चेयर फॉर्म में एक कॉर्नर इस साइड पे है और एक कॉर्नर यहाँ पे इस साइड पे है। मीन्स हम इस पोजीशंस को क्या कहते हैं, जिसे ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हमारा कोई मिथाइल ग्रुप है तो उसका कार्बन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और दूसरा मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे है। इट मीन्स ये जो है पोजीशन, ये जो ग्रुप्स होंगे एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इस पोजीशन में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हो गए। तो यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स के आपस में इंटरेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, आपस में रिपल्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर यही पोजीशन बोट फॉर्म में होती, ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपकी बोट फॉर्म कहाँ पे है, ये आपकी बोट फॉर्म है, ठीक है। इसमें एक ग्रुप यहाँ पे था चेयर फॉर्म में, एक यहाँ पे था मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप बोट फॉर्म में एक यहाँ पे होता और एक यहाँ पे होता तो उसमें जो उसके हाइड्रोजन्स होते आपस में यहाँ पे इंट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा थे। उन दोनों में आपस में क्या होती, इंट्रैक्शंस होती, और इंट्रैक्शंस होने के साथ साथ उसको हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता और आपस में वो इंट्रैक्ट होते, आपस में वो टकराते। तो जिस वजह से आपका ये जो कंपाउंड होता उसकी स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन यहाँ पे होगा, उसके हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और दूसरा कार्बन यहाँ पे होगा और उसके हाइड्रोजन्स ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे तो रिपल्शंस के या इंट्रैक्शंस के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे की किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे सेम पोजीशन पे होने की वजह से वो सिस पोजीशन पे होते हैं और वहाँ पे उनके आपस में इंट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते, ठीक है, सॉरी, इंट्रैक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते, जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते, उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे दूर दूर हैं तो एक दूसरे के टकराने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है, दूर हैं और कंपाउंड आपका फुल्ली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो स्टेबल नहीं हो पाता, क्यों? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं C2H5 लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिथाइल लिख दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दूसरा कार्बन यहाँ पे होगा, उसके हाइड्रोजन्स ऐसे होंगे। फॉर एग्जांपल इस बोट फॉर्म की और साइज़ छोटा होता तो ये हाइड्रोजन आपस में क्या होते, इंट्रैक्शन होती, इनमें आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बोट फॉर्म है वो कम स्टेबल होती, वो स्टेबल ही ना हो पाती आपका ये प्रोडक्ट। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। क्लियर है बी फॉर्म सेकेंड ईयर? यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, इसलिए आपने जो लाइन लिखी है उसका मीनिंग यही है कि जो साइक्लोहेक्सेन के केस में आपकी चेयर फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाएगा कि यहाँ पे ग्रुप्स में इंट्रैक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ बोट फॉर्म, बट चेयर फॉर्म में जो है ग्रुप्स की इंट्रैक्शंस के चांसेस बहुत कम है, इस वजह से चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। तो हमेशा कीवर्ड हमेशा याद रखना, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है उस स्ट्रक्चर के नीचे लिखना है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के नीचे लिखो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स इन दी चेयर फॉर्म, ये आपकी हेडिंग है स्ट्रक्चर के नीचे की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में क्या शो किया गया है। इस स्ट्रक्चर में शो किया गया है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, और किसमें, चेयर फॉर्म में। चेयर स्ट्रक्चर है ना ये,
क्या बोल रहे हो सुहेब? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। ओके बेटा, यहाँ पे आपने जो स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, उसके नीचे हेडिंग लिखनी थी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन दी चेयर फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर में क्या शो किया गया है कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे लाई करते हैं साइक्लोहेक्सेन के केस में। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है, लेकिन किस फॉर्म में है? चेयर फॉर्म में शो की गई है। क्यों? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर स्टेबिलिटी, कि साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने उसे साइक्लोहेक्सेन के बजाय हमने उसे जो है चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सब्सटेंस इससे हम प्रिपेयर करेंगे, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर स्टेबिलिटी हमने उसे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन दी नेक्स्ट पॉइंट। एग्जामिनेशन ऑफ द चेयर फॉर्म, एग्जामिनेशन ऑफ द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ऑफ साइक्लोहेक्सेन reveals reveals that hydrogen atoms can be divided into two categories, can be divided into two categories. I'm repeated again. Examination of the chair form of cyclohexane reveals that hydrogen atoms can be divided into two categories. इन लाइंस का मीनिंग क्या है कि जब हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग को एग्जामिन किया, हमने उसे क्या किया, उसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा कि वो चेयर फॉर्म में हमसे कैसे शो कर रहे हैं। तो चेयर फॉर्म में वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स उस पे लाई करते थे परपेंडिकुलर पोजीशन पे, और बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन, तो हमने उन हाइड्रोजन एटम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन सी दो कैटेगरीज थी? एक थी एक्सियल बॉन्ड और दूसरी थी इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो हम उन दो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने उन हाइड्रोजन एटम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना है अपने। सिक्स ऑफ दी bonds of hydrogen atoms point पॉइंट स्ट्रेट का मीनिंग है कि जो अबव द प्लेन है, जो परपेंडिकुलर पोजीशन में शो किया हुआ है जिन्हें, ठीक है, उनको कह रहे हैं पॉइंट स्ट्रेट अप और डाउन ऑलमोस्ट perpendicular to the plane of the molecule, almost perpendicular to the plane of the molecule, कि यहाँ पे जो बॉन्ड शो किए गए हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, वो क्या हैं? ऑलमोस्ट जो आपका मॉलिक्यूल है उसके प्लेन के अकॉर्डिंग दोनों ही परपेंडिकुलर पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, मीन्स स्ट्रेट होते हैं। ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दी अदर सिक्स मीन्स जो 6 कार्बन एटम्स हैं, सॉरी कार्बन एटम्स कह रही हूँ, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अबव द प्लेन है, और जो अदर 6 हैं वो बिलो द प्लेन है। जो अबव द प्लेन है हम उन्हें एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं, और जो बिलो द प्लेन है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। लेकिन बोथ आर परपेंडिकुलर किसके हैं, टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल जिस प्लेन में है उस प्लेन के अकॉर्डिंग वो दोनों ही परपेंडिकुलर पोजीशंस पे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखना है, द अदर सिक्स हाइड्रोजन्स lie straightly above or slightly below the plane of the cyclohexane. The plane of the cyclohexane. Ring, comma, so these are called equatorial की स्पेलिंग है EQUATORIAL, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, जो बिलो द प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं, बिलो द प्लेन जो हाइड्रोजन एटम्स बने हुए हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। यानी कि जो HE लिखा हुआ है ना, जो करके HE लिखा है जिसे, तो वो जो हाइड्रोजन एटम है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। ओके सेकेंड ईयर, क्लियर है बेटा सभी को? ओके बेटा, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपने, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। Conformation of cyclohexane and its derivatives. ओके तो ये वाली जो टॉपिक है ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है, वहाँ से आप सभी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपके इसी ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, बाद में आप अपने नोट्स में उसे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ओके सेकेंड ईयर, वहाँ पे एक है चार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो उसे आप बाद में ड्रॉ कर लेना। स्ट्रक्चर्स हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, एक पेज छोड़ देना, उस पेज को छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना आप, ठीक है, उसे बाद में ड्रॉ कर लेना लेक्चर के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ ये वाला पेज, क्योंकि अगर ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। जस्ट होल्ड। ठीक है बेटा, क्लियर है? कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है चेयर फॉर्म की, ठीक है, ये है चेयर फॉर्म। अगर हमने इसे क्या कर दिया, इसकी फॉर्म को चेंज कर दिया है, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, हाफ चेयर में, फिर उसके बाद इसकी फिर से शेप चेंज हो गई, तो ये कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया, ट्विस्ट बोट। इसे हम क्या कहेंगे कि ये फिर से
ट्विस्ट बोट फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये दोनों देखो इसके दोनों एंगल अब सेम साइड पे हैं। अभी तक तो ये चेयर फॉर्म में थी, ये चेयर थी तो ये हाफ चेयर थी, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो बिलो द प्लेन नहीं था, वो स्ट्रेट था, तो ये हाफ चेयर होती है। ये क्या है, दोनों एंगल यहाँ पे दोनों जो कॉर्नर्स हैं इसके सेम साइड पे हैं, तो इट मीन्स ये बोट फॉर्म में है। ठीक है, ट्विस्ट हो रखी है थोड़ा सा। अब ये स्ट्रेट हो गई दोनों, क्लियरली स्ट्रक्चर बन गई, तो ये बोट फॉर्म है, प्रॉपर बोट फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो चेयर फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बोट फॉर्म। तो ये तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके जो ग्रुप्स थे वो अपोजिट पोजीशन पे हैं, उनमें आपस में इंट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोट फॉर्म, क्योंकि इसके दो कॉर्नर्स पे अगर ग्रुप्स अटैच होंगे तो उनमें आपस में इंट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से बोट फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए लेस स्टेबल है। लेकिन हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट ये दोनों पोजीशंस हमें कहाँ से मिली है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं, उसकी एक साइड पे पोटेंशियल एनर्जी होता है और दूसरे पे कन्फर्मेशंस होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, हम जब बिलो स्टार्टिंग पॉइंट से जो है स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो पोजीशंस होती हैं साइक्लोहेक्सेन की वो कौन सी फॉर्म में थी, चेयर फॉर्म में थी। हमने चेयर फॉर्म से स्टार्ट किया और जब ये इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ चेयर में, यानी कि चेयर से किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ चेयर में। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हाफ चेयर, चेयर से हाफ चेयर की फॉर्म में इसके पास कितनी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज द 11 किलो कैलोरी पर मोल। मैंने यहाँ पे एनर्जी लिखी हुई है। इट मीन्स कि साइक्लोहेक्सेन जब चेयर से हाफ चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है आफ्टर गेनिंग द पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी थी इसके पास एनर्जी, 11 किलो कैलोरी पर मोल। तो इट मीन्स ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जब ये फिर से एनर्जी क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, तो यहाँ पे ये शेप्स बनती हैं। तो इन शेप्स को, यानी कि जो क्रेस्ट फॉर्म में था वो हाफ चेयर थी, जब ये ट्रफ फॉर्म में आ जाती है, जो दो ट्रफ हैं, तो ये कौन सी पोजीशन है आपकी, ये है ट्विस्ट बोट। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आई है, इस पोजीशन यानी कि इस एनर्जी लेवल से आई है, जब इसने अपनी एनर्जी लूज कर देती थी। तो ट्विस्ट बोट को अगर हम देखते हैं तो कितनी एनर्जी है ट्विस्ट बोट के पास, यहाँ पे 7.1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो पहला जो ट्रफ बना था उसके पास कितनी एनर्जी थी, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा राइज हुआ तो 7.1 किलो कैलोरी पर मोल, फिर से जब डाउन होगा तो फिर से 5.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, और फिर से ये क्या करता है, फिर से एनर्जी गेन करता है, तो फिर से हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 11 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे इस ग्राफ से हमें क्लियर हो जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो चेयर फॉर्म के पास है, चाहे वो चेयर फॉर्म हो चाहे वो हाफ चेयर फॉर्म हो। ठीक है, तो एज़ कंपेयर टू बोट फॉर्म, तो इस वजह से भी जो है आपकी चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू बोट फॉर्म, क्योंकि जो बोट फॉर्म है उसके पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम है। तो इस वजह से भी हम साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबिलिटी है उसको कंक्लूड कर सकते हैं, उसका प्रूफ दे सकते हैं कि बोट फॉर्म जो है वो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म से कम स्टेबल है। क्लियर है सभी को, बी फॉर्म सेकेंड ईयर? यस मैम। सभी को क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ भी है कि जो चेयर फॉर्म होती है हैज़ दी लोएस्ट एनर्जी वाइल द हाफ चेयर हैज़ दी हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि जो चेयर है ये इसके पास सबसे कम एनर्जी है, हाफ चेयर के पास ज़्यादा है, फिर उसके बाद ट्विस्ट बोट के पास उससे भी कम है, फिर से हाफ चेयर के पास ज़्यादा है, और फिर से ये चेयर फॉर्म पोजीशन पे आ जाती है। यानी कि ये वाली जो दो आपके पास पोजीशंस हैं इनके पास ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, चेयर से भी ज़्यादा किसके पास एनर्जी है, हाफ चेयर के पास है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि वी वुड एक्सपेक्ट, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मोस्ट ऑफ दी साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं 99.9%, यानी कि 99.9% मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे
टू बी इन दी चेयर फॉर्म, तो वो हमारे किस फॉर्म में होनी चाहिए, चेयर फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग, किस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कहा है, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कहा है कि अगर इतनी एनर्जी होगी तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे उसके पास। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेयर फॉर्म में हों, ना कि वो बॉट फॉर्म में, क्योंकि बॉट फॉर्म में एक तो ग्रुप्स के इंट्रैक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसके बाद जो बॉट फॉर्म है उसके पास एनर्जी भी बहुत कम होती है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, वो सभी के सभी चेयर फॉर्म में ही होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे एक्सेल एंड इक्विटोल बनते हैं। अब ये पोजीशन है चेयर फॉर्म में है, चेयर फॉर्म में अगर हाइड्रोजन ऊपर होगा तो हम इस पोजीशन को क्या कहेंगे कि ये एक्सेल है, और ये वाला क्या होगा, इक्विटोल है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस वाले एंड को, मैंने लिखा भी है दिस एंड मूव्स अप, इस एंड को हम ऊपर मूव कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, चेयर से बोट फॉर्म बन गई। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली रोटेशन हो रही है। ठीक है, किसी को अप कर देते हैं, किसी को डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोट फॉर्म बन गई। अगर इस वाले एंड को हम फिर से डाउन कर देते हैं तो ये कौन सी पोजीशन बन गई, फिर से चेयर फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एक्सियल फॉर्म में था वो बॉन्ड यहीं पे आके हाइड्रोजन वाला इक्विटोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था अबव दी प्लेन और ये है आपका बिलो दी प्लेन। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इनमें जो चेंजेस करते हैं, इनमें जो ट्विस्ट करते हैं, उसकी वजह से ही जो बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल एंड इक्विटोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, क्लियर है सेकेंड ईयर यस मैम। सभी को बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेयर फॉर्म है, दोनों ही चेयर फॉर्म है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, तो इस कॉर्नर पे हमने क्या किया, ये ग्रुप अटैच कर दिया है मिथाइल का CH3। ठीक है, एक कार्बन है, इसके पास ही 3 हाइड्रोजन है, ऊपर से यहाँ पे एक्सियल का हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपस में इनमें रिपल्शंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी तो जिसकी वजह से रिपल्शंस होगी, क्या होगी, ये क्राउड की वजह से एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपका कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इस वाले कॉर्नर को हम मूव अप कर देते हैं नीचे। ठीक है, एक कॉर्नर ऊपर हो जाएगा, एक कॉर्नर नीचे हो जाएगा। अगर हम इसी को ट्विस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे कम रिपल्शंस होती। ठीक है, एक ग्रुप ऊपर ही रह जाता और एक ग्रुप नीचे हो जाता, यानी कि जो एक्सियल वाले बॉन्ड थे आपके, अगर वो इक्विटोरियल पोजीशंस पे आ जाते तो इनमें आपस में जो रिपल्शंस के चांसेस हैं वो होने ही नहीं थे। ठीक है, उनमें रिपल्शंस बहुत कम होती। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनमें रोटेशंस करते हैं, इनमें ट्विस्ट करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे सामने फ्रंट जो है इनमें इंट्रैक्शन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल इंट्रैक्शन। अगर यहाँ पे बिलो द प्लेन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे इक्विटोरियल इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन रिपल्शंस को कम करने के लिए एक ग्रुप अबव द प्लेन होना चाहिए और दूसरा बिलो द प्लेन होना चाहिए, जिससे क्या होगी, रिपल्शंस भी कम होगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। ठीक है बेटा, क्लियर है, सभी को समझ आया? तो ये वाली स्ट्रक्चर भी मैंने आपको सेंड की हुई है, ये आप ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, व्हाट्सएप पे देख के। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉल्सन एंड मॉफेट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कॉल्सन एंड मॉफेट्स मॉडिफिकेशन। कितना है मैम? हाँ जी बेटा। कितना है क्या मैम? बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको सेंड नहीं किया हुआ है, आपको अभी लिखना है ये कॉल्सन एंड मॉफेट्स मॉडिफिकेशन। स्पेलिंग है COULSON, कॉल्सन एंड मॉफेट्स MOFFITTS मॉफेट्स मॉडिफिकेशन। कॉल्सन एंड मॉफेट्स मॉडिफिकेशन।
डन? Yes, ma'am. ओके बेटा, राइट डाउन साइक्लोप्रोपेन रिंग, साइक्लोप्रोपेन रिंग हैविंग CH2 ग्रुप। बेटा से लिख लो, मैंने सेंड नहीं किया हुआ है आपको, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन cyclopropane ring having CH2 groups are sp3 hybridized। फर्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में लिखो all sp2 ओके बेटा, आई एम रिपीटेड अगेन cyclopropane ring having CH2 groups are sp3 hybridized। full stop, next point, all sp2 hybridized, all sp2 hybridized are pointed outward। Suhaib, off your microphone. I'm repeated again, all sp2 hybridized are pointed outward from the imaginary line connecting the nuclei resulting in less effective overlap, Done?